नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम मंथन में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ हिना जोशी। शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है और जब बात नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 की हो तो ये केवल एक नीति नहीं बल्कि भारत के भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है। लेकिन हमारे उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में जहाँ पहाड़ और मैदान दोनों की अपनी अलग अलग चुनौतियाँ हैं, इस नीति को धरातल पर उतारना कितना आसान है, खासकर उन युवाओं के लिए जो दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी जी। लोहानी जी, आपका कार्यक्रम मंथन में हृदय से स्वागत और अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर लोहानी जी को 35 वर्षों से अधिक का अकादमिक अनुभव है और वे देश विदेश के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हाल ही में उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने पहाड़ों के हाशिए पर खड़े युवाओं और वंचित वर्गों तक उच्च शिक्षा पहुंचाने के लिए कई नए नवाचार किए हैं। सर, पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन। सर, NEP जो है 2020 उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, किस तरह से क्रियान्वयन उसका हो रहा है और जो उसमें जो भी चीज़ें बदलाव किए गए हैं वो छात्रों के लिए कितने लाभकारी हैं। तो सबसे पहला प्रश्न सर, जो NEP 2020 है वो छात्रों के लिए कितनी लाभकारी है और आप उसे कितना परिवर्तनकारी मानते हैं? देखिए, शिक्षा में तो हमेशा ही नए प्रयोग और परिवर्तनों का स्वागत होना चाहिए, विशेषकर क्योंकि शिक्षा में जो शोध है, नवाचार है, कौशल विकास है, रोजगार आधारित पाठ्यक्रम है, उनकी हमेशा समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं। भारत में और दुनिया में शैक्षणिक प्रयोगों के हिस्से से देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतवर्ष का एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। उसको क्रियान्वयन के हिस्से में हम अब देख रहे हैं। 2020 में जब ये जुलाई में लॉन्च की गई थी, तब से लेके अब तक हम लोग भी इसको निरंतर रिव्यू कर रहे हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में इसको लागू कर लिया गया और अब हमारी डिग्रियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उसके शैक्षणिक करिकुलर के अनुसार, उसके प्रोग्रामिंग के अनुसार चल रही हैं। पूरे भारत में इस समय अगर हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के हिस्से से देखें तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने इसमें पहल की, उत्तराखंड सरकार ने पहल की और हम लोग आज ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे ज़रूरी पाठ्यक्रम हैं जो सेमेस्टर बेस हैं, जिनको हम क्रेडिट बेस्ड पाठ्यक्रम चलाते हैं, जो कौशल विकास आधारित हैं, जिनमें एंट्री एग्जिट से लेके पाठ्यक्रम निर्माण तक की सारी चीज़ें NEP के तहत डिजाइन की गई हैं। तो इस रूप में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने बहुत तेज़ी से और बड़ा अच्छा काम किया है। जी बिल्कुल सर, NEP 2020 जो है वो लचीलापन और बहुविषयक शिक्षा पर जोर देती है। इसमें इस नई नीति के जो मुख्य प्रावधान हैं उनको विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों में किस प्रकार सम्मिलित किया है और क्या क्या चेंजेस करे हैं? उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पहले एनुअल पाठ्यक्रम चलते थे, तो वो सेमेस्टर पाठ्यक्रम हुए। पहला परिवर्तन तो बड़ा ये हुआ कि हम एनुअल से उसको सेमेस्टर आधारित आ गए। और इसके अलावा जो हमारा पाठ्यक्रम था उसमें जो पुरानी चीज़ें थी उनके अलावा जो नई परिवर्तन हैं, रिसर्चेज हैं, नवाचार हैं, कौशल विकास की चीज़ें हैं, भारतीय ज्ञान प्रणाली के हिसाब से भारतीय ज्ञान परंपरा की जो नई चीज़ें हैं उन सबको जोड़ने का प्रयास चल रहा है। कुछ चीज़ें उसमें हो गई क्योंकि NEP तुरंत लागू हुई, तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो तरीका है वो ये कि हम ओपन सिस्टम में पहले पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं। तो 2022-23 में सभी पाठ्यक्रमों का निर्माण कर लिया गया, वो लागू कर दिए गए। अब हम धीरे धीरे, बल्कि जो अभी आपने कहा क्या नया कर रहे हैं, तो नवाचार के प्रयास करेंगे। उसमें हम लोग रिव्यू सिस्टम में जाएंगे कि और नए रिसर्चेज क्या हैं जिनको जोड़ा जाना चाहिए। इस समय हमारा जो SLM है, स्टडी लर्निंग मटेरियल, वो सभी विषयों का तैयार है। सभी विषयों में हम अपने विद्यार्थियों को एडमिशन होते ही उसका पाठ्यक्रम उसके घर तक भेज देते हैं। इसका मतलब जैसे ही बच्चा या कोई भी लर्नर हमारा पाठ्यक्रम तय करता है, एडमिशन ओके कहने के साथ ही उसको सिस्टम से तुरंत सारी किताबें पहुंच जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जेस्चर ये है कि बच्चे को पाठ्यक्रम या सिलेबस ढूंढने नहीं जाना है, उसको पुस्तिकाएँ या उत्तर पुस्तिकाएँ जो लिखनी है उसके लिए सामग्री पहले से मिल रही हैं। मतलब पहले ही उनको अवेलेबल करा देता है एडमिशन के साथ ही। जैसे आज आप एडमिशन करेंगे, अगर आपने शाम के 5 बजे एडमिशन किया, रात के 12 बजे एडमिशन किया, तो आपको एडमिशन ओके कहते ही किताबें सिस्टम से पहुंच जाएंगी। और उसके बाद अगर आप प्रिंटेड माध्यम में चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमारा विश्वविद्यालय उस तरह से भी विद्यार्थियों को भेजता है।
ओके। जी। सर, उत्तराखंड के अभी भी जो दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे इंटरनेट आज भी चुनौती है, तो ऐसे में अंतिम छोर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शिक्षा जो है वो निर्बाध चले? जी, जी। हमारा एक रेडियो है हेलो हल्द्वानी, पहले वो 8 किलोमीटर डाया में चलता था हल्द्वानी में, अब वो पूरी दुनिया में चलता है, वो ऐप बेस्ड रेडियो है। पहले रेडियो हमारा चलता था सुबह 10 से 5, अब वो चलता है सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। उसमें हम लेक्चर्स देते हैं, उसमें हम समसामयिक विषयों पर कार्यक्रम देते हैं, नए विद्वान जो आते हैं उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें। उसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है उसमें लोडेड हैं करीब 450 से ज़्यादा वीडियो अलग अलग पाठ्यक्रमों के, बल्कि मैंने ये संख्या बहुत एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन सैकड़ों की संख्या में। इसके अलावा हमारे विद्यार्थियों के लिए एसएलएम जो स्टडी लर्निंग मटेरियल है, जैसे आपने कहा नेट का इशू है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्ट करते हैं कि उनको पाठ्यक्रम घर तक पहुंचना चाहिए, तो अब हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हर विद्यार्थी को उसके घर तक उसके बताए हुए एड्रेस तक किताबें पहुंचा रहे हैं। और ये भी हमारा शेड्यूल हुआ तय और वो अब लागू हो चुका है कि विद्यार्थी एडमिशन लेता है, उसके 15 दिन के अंदर उसके पास प्रिंटेड सामग्री भी पहुंच जाती है। तो एक तरह से रेडियो, वीडियो, फिर ये प्रिंटेड सामग्री, और उसके अलावा अगर वो इससे भी रह जाए किसी तरह की कोई शंका है, तो जो विद्यार्थी जहाँ भी लर्नर है, माना वो पोखाल में है, माना वो पौड़ी में है, वो पिथौरागढ़ में है, हमारे जितने भी 144 सेंटर हैं वहाँ कक्षाएं होती हैं शनिवार इतवार को, और वो शनिवार इतवार को कंसल्टिंग क्लास लेने जा सकता है, पूछने जा सकते हैं वहाँ। अच्छा, नियर बाय जो पहाड़ में जहाँ उन्होंने एडमिशन लिया है, जो उसकी नियर बाय एडमिशन की वहाँ वो पूछने भी जा सकते हैं। तो कंसल्टिंग क्लासेज भी होती हैं। तो कई माध्यमों से, मैंने कहा रेडियो से, वीडियो से, किताबों से, लर्निंग क्लासेस से वो सीख सकते हैं। जी सर, जो नई शिक्षा नीति है वो कौशल आधारित शिक्षा पर जोर देती है। ऐसे में दूरस्थ शिक्षा उत्तराखंड में जो पलायन है उसको रोकने और स्थानीय रोजगार सृजन में किस प्रकार विश्वविद्यालय इस पर मदद कर रहा है? ये एनईपी का भी वो है टारगेट, और हमारा जो ओपन सिस्टम है उसका भी टारगेट है कि हमें विश्वविद्यालयों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित पाठ्यक्रम बनाने चाहिए। जैसे अभी अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट पर प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में तमाम तरह के जो वर्षा है या आंधी तूफान है या गाड़ है, तरह तरह की व्यवस्था आती है। इसी तरह से अभी हम लोगों ने एक नया कोर्स शुरू किया है, असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर। होम स्टे उत्तराखंड का पर्यटन का एक बड़ा व्यवसाय है, तो उसमें हम लोगों ने अभी जनवरी 2026 से एक पाठ्यक्रम लॉन्च किया है, अभी भी आजकल उसके एडमिशन चल रहे हैं। तो इस तरह के पाठ्यक्रम जो उत्तराखंड केंद्रित हैं। इसके अलावा अब हम प्लान कर रहे हैं कि आगामी दिनों में उत्तराखंड के व्यवसायों पर आधारित, उत्तराखंड की लोक कला पर आधारित, उत्तराखंड के भोजन और पहनावे पर आधारित, उत्तराखंड से जुड़े हुए इस तरह के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज भी शुरू करेंगे, ताकि स्थानीय आवश्यकता के अनुसार से व्यवसाय लोग कर सकें। और जिनका पहले से कोई अनुभव क्षेत्र है, वो दूसरे अनुभव क्षेत्र को सीखना चाहें तो वो लोग उसमें भी जा सकते हैं। जी सर, जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट की जो एनईपी की सुविधा है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, ये छात्रों के लिए कितनी उपयोगी साबित होगी, और विश्वविद्यालय को इसके क्रियान्वयन में आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या चुनौतियां आपको नजर आती हैं? चुनौतियाँ तो ये था कि पहले उन जगहों पर जहाँ पर मैनुअली सारा काम होता था कठिनाई थी। ओपन यूनिवर्सिटी में सारा एडमिशन एग्ज़ाम और उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम के लिए जो शेड्यूल जारी करते हैं, हम परीक्षा परिणाम जारी करते हैं, सब हम लोग इसमें ऑनलाइन सिस्टम से कर रहे हैं। उसमें 30% अंक जो हमारे असाइनमेंट के होते हैं वो भी ऑनलाइन ही सबमिट करता है विद्यार्थी अपने असाइनमेंट्स को, हम ऑनलाइन उसका मूल्यांकन करते हैं। केवल एक 70% जो बचा हुआ कोर्स है उसके लिए हम लोग फिजिकली परीक्षा लेते हैं। इसका मतलब है एनईपी में जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट और ये सुविधाएं ये हमारे यहाँ पहले से लागू हो गई। मल्टीपल एंट्री एग्जिट से मतलब है कि एक बच्चा माना इस साल बीए प्रथम वर्ष से या बीएससी में एडमिशन लेता है, वो 2 साल फिर नहीं पढ़ पाता है, तो तीसरे साल वो एडमिशन ले लेगा और 6 साल तक अपनी डिग्री पूरी कर सकता है। तो 3 साल के कोर्स से 6 साल में, 2 साल के कोर्स से 4 साल में, 1 साल का कोर्स 2 साल में, ये पूरा करने की छूट है। इसका मतलब है सेमेस्टर में अगर आप किसी वजह से नहीं एग्ज़ाम दे पाए, इसी तरह से हमारा ये भी एक टारगेट है, तरीका है हमारा कि माना पिथौरागढ़ में कोई बच्चा एडमिशन लेता है, उनके पिताजी का ट्रांसफ़र देहरादून हो गया या किसी का पौड़ी था और वो पिथौरागढ़ हो गया, तो उनको हम एग्ज़ाम की फैसिलिटी उसी सेंटर पर दे देते हैं जहां उनकी नई व्यवस्था है। और इसमें एडमिशन में भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जहां आप थे आप अपना एडमिशन सेंटर भी बदल सकते हैं। बिल्कुल सर, ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट की हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी आपको रोक रही हूँ बीच में। जो हमारे दर्शक अब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मुझे लगता है पर्वतीय क्षेत्रों में या दूरस्थ इलाकों में या कहीं भी मैदानी क्षेत्रों में भी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कई सारी परेशानियां सामने आती हैं, पढ़ाई रुक जाती है किसी कारणवश। लेकिन ये एंट्री एग्जिट वाला जो सिस्टम है, इसमें किस तरह से आप थोड़ा आराम से
हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उनको क्लियरली समझ में आए कि अगर उनकी पढ़ाई कहीं सी कारणवश रुक गई है तो वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी जी। तो एक तो जी। पहली बात ये कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एज का कोई बार नहीं है, आप कभी भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, फिर से जी। शुरू कर सकते हैं। जी। अगर आप एक डिग्री कहीं पढ़ रहे हैं, माना आप इस समय कुमाऊं यूनिवर्सिटी के, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के, किसी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। दोहरी डिग्री के तौर पर हमारे विश्वविद्यालय से 1 डिग्री और कर सकते हैं। तीसरी बात जो आपने कहा मल्टीपल एंट्री एग्जिट, उसका मतलब भी यही है कि मैं कई बार प्रवेश ले सकता हूँ, कई बार उससे बाहर हो सकता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था, जी। माना सन 2026 की जुलाई में आपने एडमिशन लिया, आप जुलाई में एग्ज़ाम नहीं दे पाए, इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाए, अगले दिसंबर जनवरी में जब होगा तो आप उसको अगले सत्र में भी दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इस बार छूट गया आपका, 27 में आप एडमिशन लेना भूल गए, रह गया, बीमार हो गए, कहीं और दूर चले गए, तो आप 28 में दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं। हमारा जो इनरोलमेंट है वो अगले 6 साल तक काम करेगा। उस 6 साल में आप जितनी बार एंट्री एग्जिट करना चाहें 3 साल की डिग्री के लिए, तो 3 साल आगे भी कर सकते हैं। इनरोलमेंट तो आगे भी काम करेगा, लेकिन एक सेम डिग्री के लिए, 2 साल वाली डिग्री के लिए 4 साल, 3 साल वाले के लिए 6 साल तक उसी इनरोलमेंट के साथ आप दोबारा से आ सकते हैं और अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। विश्वविद्यालय को सर इस मल्टीपल एंट्री एग्जिट वाला जो प्रावधान शुरू हुआ है एनईपी 2020 के अंतर्गत, विश्वविद्यालय को क्या क्या चुनौतियां सामने आपको लगता है कि इसके क्रियान्वयन में क्या क्या चुनौतियां आप लोगों को देखनी पड़ रही है या नजर आ रही हैं? देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और हमारा आईसीटी अपना है। आईसीटी मतलब जो हमारा कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी बेस्ड है वो हमारा अपना है। तो हम जो एलएमएस चलाते हैं हमारा अपना है। उससे एक फ़ायदा है कि हम जब भी कोई नए लक्ष्य हमें दिए जाते हैं सरकार द्वारा, यूजीसी द्वारा, हमारी जो एजेंसीज हैं जो हमारे नियमन में काम करती है उनके द्वारा, तो हम उसके हिसाब से अपने को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हमारे लिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट आने से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग तो ये सोचते हैं जन सुविधा की दृष्टि से, विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से या जनहित का जो पक्ष है उसमें हम अगर ऐसे कभी कोई चैलेंजेज आते हैं तो करते हैं। जैसे पहले हम ये करते थे कि 10,000 तक जिन बच्चों की फ़ीस है उनका सेमेस्टर एनुअल फ़ीस एक साथ ले लेते थे। साल भर की फ़ीस अगर 10,000 से कम है। इस बार हम लोगों ने ये भी ध्यान दिया कि बच्चों को इस वजह से दिक्कतें आ रही, मेरे पास कुछ आवेदन आते थे, तो हमने कहा अब हम सेमेस्टर वाइज फ़ीस लेंगे, चाहे वो 2,000 है, चाहे 5,000 है, चाहे 10,000 है, ताकि तो पार्ट पेमेंट हो जाए। साल में अगर डिग्री में आप 2 बार फीस देंगे तो माता पिता को देना आसान हो जाएगा और बच्चे के लिए भी ये मुश्किल होगी, कई बार खर्च कम है अपने घर में, तो कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चों ने ये कहा कि हमें कुछ दिक्कतें आ रही है, तो हम लोगों ने प्रायोगिक के हिस्से में जो बीएससी के प्रैक्टिकल थे उनमें 500-500 रुपये पिछले बार फीस भी कम की। तो मेरा मानना है जहाँ सुविधा दी जा सकती है बच्चे के लिए वो कोशिश करते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, चूँकि हमारे ओपन यूनिवर्सिटी का अपना है, हम सब चीज़ें खुद अपने आप करते हैं, कोई बाहरी एजेंसी उसमें शामिल नहीं है, तो हमारे जो आईसीटी के इंजीनियर्स हैं उसको ठीक कर लेते हैं। जी सर, ये अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जो सुविधा एनईपी 2020 के अंतर्गत दी गई है, ये भी इसके बारे में भी आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है क्या और ये छात्रों के लिए किस प्रकार लाभकारी साबित हो रहा है? असल में है क्या कि पहले मैं एक विद्यार्थी था, मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी का था या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का था या मैं पुणे यूनिवर्सिटी का था या मैं हार्वर्ड का था या मैं ऑक्सफोर्ड का था, तो तब मैं वहीं का विद्यार्थी था। अब नई चीज़ें आने से क्या हुआ, जो अभी आपने कहा, इस व्यवस्था में मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी होते हुए भी ओपन यूनिवर्सिटी से एक 4 क्रेडिट का कोर्स कर सकता हूं और वो क्रेडिट मेरे पाठ्यक्रम में जुड़ जाने वाले हैं। उस पाठ्यक्रम को जैसे मैं बताऊं, हमारे यहाँ मूक्स के कोर्सेज हैं ओपन डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में। पिछले वर्षों में, पिछला जो 2026 का हमारा है जुलाई में, और उससे पहले जुलाई 2025 और जनवरी 2026, उसमें लगभग 70,000 विद्यार्थियों ने, जो भारत और भारत के बाहर मूक्स के हमारे ऐसे कोर्सेज लिए, वो हमारे विद्यार्थी नहीं हैं सीधे, वो किसी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, कहीं के भी हैं, वो भारत के बाहर के लगभग 61 देशों के विद्यार्थी। अगर आप इंडिया से बाहर के भी विद्यार्थी हैं तो उसका भी आपको ये इसका आपको लाभ मिलता है? मैं बता रहा हूँ, मतलब 61 देशों के विद्यार्थियों ने हमारे यहाँ से एडमिशन लिया। हमारे भारत के सभी राज्यों से लगभग
बच्चों ने एडमिशन लिए और उन्होंने 2-4 क्रेडिट के जो कोर्सेज हमारे किए। इसका मतलब ओपन यूनिवर्सिटी से उनके जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है उसमें जुड़ गया कुछ। ऐसे ही हमारे विद्यार्थी बाहर से ले सकते हैं। कोई विद्यार्थी जैसे विशेषज्ञता क्षेत्र है, माना मेरे विश्वविद्यालय में है, यहाँ से लेगा, किसी और में है वहाँ से लेगा। कौशल विकास के हैं जितने कोर्सेज हैं उनमें वो ट्रेनिंग सेंटर्स से जुड़ करके या उन जगहों से जुड़ के जहाँ प्रयोगशालाएँ उनसे जुड़ के भी क्रेडिट कोर्स लेते हैं। तो आज के दिन हम लोग जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, हम लोग इस समय जैसे मैंने आपसे कहा पिछले साल में ही 70,000 ऐसे विद्यार्थियों से जुड़े हुए थे। तो और ऐसे ही हमारे बच्चे भी बाहर से क्रेडिट लेते हैं और उसका लाभ लेना चाहिए। मैं तो विद्यार्थियों से कहूँगा कि आपके उपयोग के लिए दुनिया भर के विश्वविद्यालयों से अगर वेबसाइट्स पर आपको देख के आसानी से पता चल जाता है कि आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे हमारा कौशल विकास मंत्रालय का वेबसाइट है, उसमें हजारों पाठ्यक्रम है। आपके उपयोग का जो पाठ्यक्रम है, जो विश्वविद्यालय उसको दे रहा है, जो संस्थान दे रहा है, उससे वो क्रेडिट आप ले सकते हैं अपने लिए। तो आपको लेने चाहिए ताकि आपकी डिग्री की उपादेयता बढ़ जाएगी। उससे ये लाभ होगा कि आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, लेकिन आप साथ में ओपन यूनिवर्सिटी के भी हैं, आप DU के हैं, उसके साथ आप हमारे विश्वविद्यालय के भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी, अब तो मैं कह सकता हूँ लाखों विद्यार्थियों ने हमारे मूक्स के कोर्सेज पढ़े हैं। जी जी सर, NEP 2020 बेसिकली कौशल विकास और जैसे जिक्र किया था पहले भी, आपने बताया भी, कौशल विकास और वोकल ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस्ड है। तो आपके विश्वविद्यालय द्वारा यानी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा कौशल विकास के कौन कौन से कोर्सेज आपके यहाँ अवेलेबल है, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हो या लॉन्ग टर्म हो? जी, उसके बारे में जैसे मैं बताऊँ कि हमारे विश्वविद्यालय में संगीत के पाठ्यक्रम चल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, संगीत है, योग है, साइंसेज के हैं, मैनेजमेंट के हैं, एजुकेशन के हैं या कंप्यूटर साइंसेज के हैं, BCA BBA है। तो तमाम तरह के इस तरह के पाठ्यक्रम, पत्रकारिता के हैं। उन सब पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी को दोनों तरह से शिक्षित करते हैं। उसका जो लर्निंग मटेरियल है वो तो घर पहुंच जाता है, ई-सिस्टम से पहुंच जाता है। फिर हम उसके वर्कशॉप कराते हैं, जो भी निश्चित वर्कशॉप है 15 दिन या 10 दिन, उतने दिन बच्चे का वर्कशॉप कराते हैं। उन वर्कशॉप्स में उसको लगभग उतनी ट्रेनिंग मिल जाती है, क्योंकि बच्चा उस दिन पूरे दिन हमारे पास रहता है। अगर वो 10 दिन या 15 दिन है तो पूरे दिन वर्कशॉप होती है, उसके बाद हम परीक्षा लेते हैं। तो नॉर्मली जो न्यूनतम योग्यता बच्चे के पास किसी रेगुलर विश्वविद्यालय जैसी आनी चाहिए, वैसी हम लोगों ने विकसित कर रखी है प्रणाली। और ये जो प्रणाली है, इसमें और भी जो लैब बेस्ड काम है, पहला तो उसको उसी सेंटर पर कर लेना चाहिए जहाँ से वो रजिस्टर है। लेकिन अगर वहाँ से नहीं भी मिलती है कोई सुविधा, कोई कमी रह जाती है, मिलनी चाहिए, ये तो हमारा टारगेट है, लेकिन नहीं भी मिलती है तो हम जो वर्कशॉप कराते हैं वहाँ से उसका अपडेशन हो जाता है। ओके सर, आपके नेतृत्व में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने पिछले कुछ समय से कुछ गांवों को गोद लिया, जो कि शिक्षा और स्वरोजगार का मॉडल विकसित करता है। तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी, अभी हम लोगों ने इसी साल 8 हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे पौड़ी है, उत्तरकाशी है, इसके बाद हमारा देहरादून है, रुड़की है, कर्णप्रयाग है, रानीखेत है, पिथौरागढ़ है, हल्द्वानी है। इन सब में हमारे 8 क्षेत्रीय केंद्रों ने 8 गांव गोद लिए। उसका तरीका ये किया गया कि गोद पहले हम लोगों ने उसको अपने अधिकारियों से सर्वे कराया कि कौन गांव हैं जिनमें वे गांव जो कम साक्षर हों या जहाँ सरकार के द्वारा जो चिन्हित हैं कि वहाँ पर अभी विकास के कार्यक्रमों के लिए काम होना चाहिए, तो उन गाँवों को गोद लिया। वहाँ हम लोगों की 8 टीमें गई बाद में, उनको बाकायदा हम लोगों ने शुरुआती तौर पर शैक्षणिक कार्यक्रम क्या चलेंगे, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के क्या चलेंगे, या सामान्य जानकारियाँ जो पर्यावरण संरक्षण की हो सकती हैं, उनके निजी जीवन से संबंधित हो सकती हैं, सरकारी योजनाएं क्या हैं जिनसे वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। कहीं कहीं ये भी आया मुश्किल कि जो अभी आपने शुरू में कहा था कि वहाँ पे इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो हमारे साथी अब हम लोगों ने योजना बनाई कि ऐसे गाँव में जा कर के, माना वो 1-2 दिन रहेंगे भी, जो बच्चे वहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे, उनके एडमिशन में दिक्कत आ रही है, एडमिशन के भी काम कराएंगे। अब हम चूँकि शैक्षणिक विभाग हैं, तो हमारा जो दायरा है वो उस मामले में निश्चित हमने किया हुआ है कि हम अपने पर आधारित पाठ्यक्रमों को वहाँ प्रमोट करेंगे, शैक्षणिक योग्यता बढ़ाएंगे लोगों की। एक जो हमारा नेशनल जो रेशियो है स्टडी का, हायर एजुकेशन का, उसको बढ़ाने का जो हमारा लक्ष्य है, उसमें ये काम गांव आएंगे हमारे। ओके तो सर अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या आप लोग उनको लुक आफ्टर करते हैं, क्या अभी उसमें फॉलोअप जो नहीं, हम लोगों ने सबसे पहले तो ये शुरुआत की कि हमारे टीम गई वहाँ पर, हम लोगों ने पुस्तक मेले लगाए, निःशुल्क पुस्तक वितरण किया। कितने अंतराल में टीम जाती हैं, क्या कोई समय अंतराल होता है? ये तो अभी शुरुआत की है, तो अभी तो हम लोगों ने जैसे जनवरी से कार्यक्रम तय किया कि हम ऐसे गाँव चिन्हित करें, फिर हम लोगों ने अप्रैल मई जून तक ये सभी गाँवों में हमारी टीम्स गई,
वहाँ पर हम लोगों ने पुस्तक मेले लगाए, बच्चों को प्रशिक्षित किया कि कैसे उनको एडमिशन लेने हैं, किन किन कार्यक्रमों में ले सकते हैं। एक तरह से उनको करियर काउंसलिंग के तरह से भी बातचीत की। जिन गाँवों में कोई विशेष तरह की परिस्थितियाँ थी उनसे उस तरह की बातचीत भी की। तो एक तरह से ये शुरुआत है। लेकिन इससे पहले भी हमारे विश्वविद्यालय द्वारा 2 गांव गोद लिए गए थे, एक देहरादून में, एक हल्द्वानी में। वहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम चलते थे। लेकिन अब आगे फोकस ये रहेगा कि जिन भी गाँवों को हम गोद लें उनको निश्चित वर्षों के अंतर्गत, ख़ास तौर से जिन प्रोग्राम्स को हम टारगेट करेंगे उस गांव के तरह से विशेष तौर पर उनको वहाँ साल भर में कम से कम अलग अलग ज्ञान वाली, अलग अलग नॉलेज वाली हमारी टीम से जाए और हम वहाँ पर उनको जो भी सहायता उपलब्ध करा सकते हैं उनको में भी मदद करें। जी, तो अभी कितने जनपद या ब्लॉकों की तरफ आपका ध्यान है कि उनको भी आप लोग अडॉप्ट करेंगे? नहीं, चूँकि हमारे 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये भी एक अच्छा। बड़ा जिम्मेदारी का काम हो जाता है, क्योंकि एक बार आप कोई काम शुरू कीजिए तो उसे पूरा होना चाहिए। तो शुरुआत कर रहे हैं कि 8 क्षेत्रीय कार्यालयों से 8 गांव गोद लिए। फिर भविष्य में कुछ और टारगेट बढ़ सकता है। कुछ हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी इधर हम लोगों को बताया कि उनके समझ में कुछ नए केंद्र भी हैं, नए गाँव भी हैं। तो जुड़ेंगे, आगे भी कोशिश करेंगे कि इसकी संख्या बढ़े। जी सर, यूयू द्वारा जो अर्धसैनिक बल और जो सेना के जो युवा हैं उन तक भी शिक्षा पहुंचाई जा रही है, जो कि वाकई में एक बहुत अद्भुत कदम है और सराहनीय कार्य है। इससे जो युवा हैं, जो सेना से जुड़े हैं या युवा हैं, उनको कितने अवसर मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे? जी, इधर ये हुआ कि कुमाऊं रेजिमेंट रानीखेत में और जो हमारा बंगाल इंजीनियर्स है रुड़की में, उनमें हमने 2 नए केंद्र विकसित किए और उन दोनों में पहले हमने प्रवेश कराए। अभी हमने परीक्षा भी वहीं कराई। कोशिश ये की मिलिट्री के जो भी लोग हैं उनको वहीं परीक्षा देने के लिए सुविधा हो जाए। अभी हमारा एक नया टारगेट हमने तय किया है, वो जल्दी होने वाला है। बरेली जो हमारा कमांड ऑफिस है, जो पूरे उत्तराखंड को देखता है, वहाँ से हम पूरा MOU कर रहे हैं ताकि जहाँ भी उत्तराखंड में सेना संबंधी जो भी गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम इसमें सुविधा मुहैया कराएंगे। और आपको जान के खुशी होगी कि बड़े अधिकारियों से लेके सेना के जवानों तक हमारे एडमिशन में हमारे नए विद्यार्थी आ रहे हैं। इसी तरह से हम लोगों ने कारागारों को भी टारगेट बनाया है। तो हरिद्वार का जो कारागार है, जिला कारागार, हल्द्वानी का जो कारागार है, इसके अलावा अभी हम लोगों ने सितारगंज जो केंद्रीय कारागार है वहाँ MOU किया और 2 जगह तो हमारे एडमिशन और एग्ज़ाम भी हो गए, हल्द्वानी में और अभी हरिद्वार में। तो सर उनके लिए उनको पढ़ाने का क्या प्रोसेस रहता है? ये एज एक दर्शक जो जानना चाहता है वो मेरे अंदर बिल्कुल। तो उत्सुकता है। जैसे ये लोग बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इनकी वहाँ की सीमाएं तय हैं। तो पहला तो काम हम ये कर रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न भी रहते होंगे। जी, नहीं, 2 काम हम कर रहे हैं। पहले तो हम उनको एक पुस्तकालय की तरह जनरल पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हैं। फिर निजी स्पेसिफिक जो बच्चा है जिसने जो पाठ्यक्रम अडॉप्ट कर लिया है उसको वो किताबें वहीं सेंटर पर मिल जा रही हैं, सेंटर पर। और पढ़ने के तरीके में अब आया कि उनको मदद कैसे मिल सकती है। तो हमने कहा इस पर हम टारगेट कर रहे हैं कि जो भी क्षेत्रीय शिक्षक हमारे पास उपलब्ध हैं, कंसल्टेंट जो उपलब्ध हैं, उनको हम हरिद्वार को हरिद्वार में, देहरादून को हल्द्वानी को हल्द्वानी में या सितार उनको वहाँ तय कर रहे हैं ताकि वो जो शैक्षणिक मदद चाहिए समझने के लिए, कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई सलाह लेनी है, तो उनको हम उस तरह से भी तैयार कर रहे हैं। तो हल्द्वानी में, जेल में या फिर सेना के जो हेडक्वार्टर्स हैं, इन सब में हम लोग प्रशिक्षकों को भेज रहे हैं। बहुत खूब सर। इसकी वर्तमान में आपको क्या ग्रोथ दिखती है? ग्रोथ ये है कि मतलब मेरी जो सामान्य वो थी कि हम ऐसी प्रयास नए शुरू कर रहे हैं तो होगा कि नहीं होगा। पहली बात तो ये कि वहाँ पर कई लोगों ने हमसे कहा कि ये अच्छी बात हुई, हम शुरू करेंगे। अभी हम थे सितारगंज जेल में मुश्किल से आज से 20-25 दिन पहले, और मुझे देख के लगा कि वे जवान जो 18-20 साल से 35-30 के भीतर हैं और अभी वो किन्हीं वजहों से जेल में हैं, गलतियों से हैं, आपराधिक उसमें हैं, तो उनको अगर भविष्य में ये दिखेगा कि वो बाहर जाकर बेहतर नागरिक बन के एक अच्छा रोज़गार पा सकते हैं, तो वहाँ हम गए थे तो उनकी संख्या मेरे ख्याल 50-60 कैदियों की थी जो तुरंत पढ़ने से जुड़ना चाहते थे। और हम लोगों ने फिर अपने यहाँ एक हमारे सहायक क्षेत्रीय निदेशक होते हैं, उनको डिप्यूट किया कि आप वहाँ जाके उनके एडमिशन्स के काम कराएंगी ताकि उनका काम हो जाए। ऐसे ही हम लोगों ने हल्द्वानी जेल में किया, ऐसे हमने हरिद्वार जेल में किया, या मिलिट्री वाली जगहों पर भी। अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने भी हम लोगों को इस बारे में निर्देश दिए। हमारे जो कुलाधिपति हैं राज्यपाल जी, उन्होंने भी निर्देश दिया। तो इस क्रम में हम ये भी कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो अर्धसैनिक बल हैं या बल्कि पुलिस सेवा के लोग हैं उन तक भी हम जाएंगे और उनको भी इस तरह की सुविधा के साथ पढ़ने पढ़ाने के या एग्ज़ाम के क्या नए काम कर सकते हैं वो करेंगे। एक और बात है कि जो कारागार में लोग हैं जो वहाँ पर हैं उनको हम निःशुल्क पुस्तकें देते हैं, उनसे कोई फीस भी नहीं लेते। ये पूरा कार्यक्रम निःशुल्क है।
सर कोई उदाहरण आप बता सकते हैं जैसे किसी कैदी से इंटरेक्शन हुआ हो नहीं, बहुत और वो सारे। बहुत ग्रेटफुल हो इस चीज़ के लिए कि हाँ, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हम लोग गए मौका ना, मिला। हम लोग गए और हमारे जो साथी लोग भी गए, उनसे उन्होंने कहा कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है और यहाँ रहते हुए ये हो सकता हाँ है। जी। और अब जैसे जैसे उनके रिजल्ट्स आए, क्योंकि अभी परीक्षा दी है और आगामी दिनों में वो जब हमसे मिलेंगे और हमें भी खुशी होगी कि कोई अपने नागरिक जीवन में वापस आए बिल्कुल। और अपने आपराधिक हिस्से को छोड़ दे, या कोई हमारा सेना का जवान भर्ती हुआ किसी खास उम्र में और वो 35-40 में रिटायर हो जाए और उसके बाद वो वापस आए, उसके पास डिग्रियां हों और वो कोई सामान्य सेवा के बजाय किसी विशिष्ट सेवा में चले जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे हमें खुशी होगी कि निजी तौर पर कि एक अच्छा प्रयास हुआ। बिल्कुल, शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहे, नहीं है ना? रहे, जी। सर जो हमारी पहाड़ की महिलाएं हैं वो अपने परिवार और समाज की मजबूत आधारशिला हैं। उन महिलाओं के उच्च शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा क्या खास प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, महिलाओं का तो उत्तराखंड में शैक्षणिक हिस्सा बहुत अच्छा है जी। और आप भी जान रहे होंगे क्योंकि मैं भी उत्तराखंड का ही रहने वाला हूं, तो मुझे जी। पता है कि इस समय हमारे जो भी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह होते हैं, जो हमारे गोल्ड मेडल हैं वो महिलाओं को ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसका मतलब पहली बात यह है, अभी हमारे दीक्षांत समारोह हुआ था जनवरी में, तो हमारे कुलाधिपति जी ने भी इस बात को आइडेंटिफाई किया था कि महिलाओं की शिक्षा ही नहीं बढ़ रही है बल्कि महिलाएं टॉप कर रही हैं। और मैं ये बताऊं आपको कि हमारे यहाँ से जो लोगों ने पढ़ा उनमें कई लोग कोर्ट में जजेज हैं, कई लोग आईएएस और पीसीएस सेवा में गए, मतलब हाईएस्ट सिविल सर्विस जो भारत की है, प्रोफेसर्स हैं कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हैं। इसी प्रकार एमएनसी से लेके जो कंपनीज हैं उनमें हायर रैंक्स में काम कर रहे हैं, रिसर्चर्स हैं बहुत अच्छे, मीडिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये एट पार है। और सुविधा देने का जहाँ तक सवाल है, जो भी हमारा नागरिक है वो महिला या पुरुष या किसी भी तरह से जो पढ़ना चाहते हैं, बल्कि हमने थर्ड जेंडर के लोगों को भी इसमें जोड़ा कि उनको भी अगर शैक्षणिक उसमें ज़रूरत है तो हम उनको भी, हमारे यहाँ एक विद्यार्थी ने एडमिशन भी लिया इस बार। तो हम लोगों का लक्ष्य ये है कि जो भी शिक्षा से वंचित है, और ये भी एक प्रयास किया कि अगर कभी कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसके पास फीस के लिए कोई मुश्किल है, तो हम लोगों ने कुछ सामाजिक लोगों से बातचीत की, कुछ हम शुरुआत हो गई उसकी पिछले बार भी, कि बच्चे के घर से कोई खास मुश्किल है, उसको मदद चाहिए, तो उसमें भी कुछ लोग आगे आ रहे हैं। जी, बहुत खूब सर। सर हमारी जो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोली है और हमारी जो लोक संस्कृति है वो हमारी पहचान है। शिक्षा नीति के, नई शिक्षा नीति के अनुरूप उनको आपके पाठ्यक्रम में, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में किस प्रकार सम्मिलित किया जा रहा है और लोक संस्कृति के खास तौर से संरक्षण और संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा क्या खासा प्रयास किए जा रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये कहा गया कि हम प्राथमिक शिक्षा में तो घर की भाषा में पढ़ाएं, क्षेत्रीय भाषा में, मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में। उच्च शिक्षा में भी जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक ले जाएं। तो हमारे विश्वविद्यालय में अभी नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी में सर्टिफिकेट कोर्सेज चल रहे हैं और अभी इस बार जौनसारी भी हम शुरू कर रहे हैं। तो ये सर्टिफिकेट, इसके अलावा हम लोगों ने प्राकृत और अपभ्रंश और जो पाली हमारी पुरानी भाषाएँ हैं जिनको कहा गया कि क्लासिक भाषा हैं, उनमें भी हम लोग नए पाठ्यक्रम ला रहे हैं। हमारे यहाँ पहले से ही संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, ये पाठ्यक्रम पहले से थे। अभी हम विदेशी भाषाओं में भी जा रहे हैं। इस बार हम लोग जनवरी 2027 से जापानी में, स्पेनिश में और चीनी में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो ये लैंग्वेज कोर्सेज भी अब अवेलेबल हाँ जी, हाँ जी, विदेशी मतलब 3 तरह से, एक तो क्लासिक लैंग्वेजेज, एक फॉरेन लैंग्वेजेज और एक लोकल लैंग्वेज। और जो हमारे पहले से भाषाओं के विषय हैं उनमें तो हमारा बहुत अच्छा प्रवेश है जी। तो इसलिए भाषाओं के हिस्से में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पहले से बहुत अच्छा काम हो रहा है और जहाँ जो छूटे हुए हिस्से हैं उनमें हम जनवरी 27 में बहुत सारे नए कोर्सेज ला रहे हैं। बहुत खूब सर। सर जो डिस्टेंस एजुकेशन है यानी दूरस्थ शिक्षा है उसकी तुलना अक्सर रेगुलर जो विश्वविद्यालय हैं उनसे की जाती है। ऐसे में सर आप लोगों के सामने कितनी बड़ी चुनौती रहती होगी कि जो छात्र हैं उनको एक प्रॉपर पठन सामग्री है ना, अध्ययन के लिए जो सामग्री मिलनी चाहिए और जो परीक्षाएं हैं और जो मूल्यांकन प्रणाली है वो विश्वसनीय हो उतनी, तो उसके लिए विश्वविद्यालय क्या क्या प्रयास करता है और किस तरह के प्लानिंग्स हैं उसके लिए? पहले तो परीक्षा से ही शुरू कर लूँ क्योंकि आपने वो बात कही। हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय में जो परीक्षा है, एक तो असाइनमेंट हमारे ऑनलाइन होते हैं, तो वो तो जिस समय विद्यार्थी परीक्षा देता है ऑनलाइन उसका मूल्यांकन तभी हो जाता है। मैंने परीक्षा दी, मेरे कितने अंक हैं मुझे इसी समय पता है, 30%। आगे जो 70% है उसमें हमारे जो भी हमारे परीक्षा केंद्र हैं, पूरे 80 परीक्षा केंद्र हैं इस समय, परीक्षा चल रही है आजकल, और वहाँ पर से हम उत्तर पुस्तिकाएं सीधे अपने मुख्यालय लाते हैं और पिछले परीक्षा से हम लोगों ने सेंट्रल मूल्यांकन कर दिया। तो वो एक ही केंद्र पर
सीसीटीवी के देखरेख में, और हमारी जो कमेटी है जो शिक्षकों की मूल्यांकन वाली, उसकी देखरेख में मूल्यांकन होता है। तो कोई उसमें गलती होने की संभावना नहीं है। मतलब काफ़ी ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की है। और इसके अलावा जैसे अभी आपने कहा कि कैसे हम लोग मान्यता की या उसकी भी चिंता करें, मैं ये पम्फलेट एक है लकीली मेरे सामने ही है, इसमें भारतीय पुनर्वास परिषद, यूजीसी, एनसीवीटी, एआईसीटी, एनसीटी के अप्रूव्ड सारे प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। जो भी हमारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम हैं, जो हाईएस्ट विश्वविद्यालय आप भारत में सोच सकते हैं, उनकी जो हाईएस्ट रैंकिंग वाली संस्थाएं हैं या एग्रेडेशन देने वाली संस्थाएं, उनसे हम जुड़े हुए हैं। अभी जैसे NIRF है, हम लोगों ने उसको अप्लाई किया। यूजीसी का जो B++ है, उत्तराखंड में कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ को ये गौरव हासिल है, तो हम B++ रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। तो सरकारी तौर पर जो भी नियमावलियाँ हैं, जो भी नियम हैं, जो भी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूजीसी का तय करता है, जो अन्य संस्थाएं तय करती है, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। एक बार और बताऊं, क्योंकि जो छात्रवृत्तियां हैं उनमें भी हम जो SC, ST, OBC छात्र हैं, उनको जो भी नियमानुसार छात्रवृत्तियां वो भी देते हैं। तो मैं ये भी कहूँगा कि ये भी एक संशय नहीं रहना चाहिए, ओपन यूनिवर्सिटी में रहेंगे तो जो अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं यहाँ भी हासिल हैं, ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए भी मिलेंगी छात्रों को। सर, समय की कमी है, जाते जाते आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी। सर, आज की जो भागदौड़ भरी दुनिया है, उसमें जो युवा है कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर असमंजस में रहता है। उन युवाओं और उनके अभिभावकों के लिए आपका क्या खास संदेश रहेगा? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि हर विद्यार्थी को चाहिए कि वो अपनी जो योग्यताएं बढ़ाए। और चूँकि कंपटीशन बड़ा है, मैं तो ये कहता हूँ कि इस समय आपका कंपटीशन पूरी दुनिया से है। अगर कोई उत्तराखंड के किसी गांव में भी बैठा है तो वो दुनिया में के किसी भी स्पान में जाके भविष्य अपना तय कर सकता है। तो हमें अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए, अपने कौशल बढ़ाने के लिए, रोजगार आधारित पाठ्यक्रमों के लिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड पाठ्यक्रमों के लिए, या दोहरी डिग्री या ड्वेल डिग्री जिसे हम कहते हैं, उसके लिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना चाहिए। इन दिनों हमारे यहाँ प्रवेश चल रहे हैं, ये 1 जुलाई से शुरू हुए हैं, सितंबर तक शायद हम प्रवेश करेंगे। तो उस प्रक्रिया में जो प्रवेश की तिथियां हैं, उनमें आप ज़रूर समय पर प्रवेश कर लें। मैं उन विद्यार्थियों से भी कहूँगा जो इन दिनों परीक्षा दे रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुँचें और अपना परीक्षा ठीक से दें। और मैं एक और बात कहूँगा कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के बाद पूरे भारत में सर्वाधिक पाठ्यक्रम चलाने वाली यूनिवर्सिटी है, और इसकी रिकग्निशन वर्ल्ड वाइड है। इस समय हमारे विश्व के अनेक, मैंने अभी कहा था 62 देशों से हमारे विद्यार्थी जुड़े रहे हमारे मूक्स के कोर्सेज में पिछले सत्र तक। तो इसका लाभ लें, क्योंकि जब कोई चीज़ अपने घर में उपलब्ध होती है तो कई बार लगता है कि वो आसान है, लेकिन दुनिया भर में इस समय ओपन डिस्टेंस का समय है, ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम है। आप भी अपनी शिक्षा बढ़ाइए और अपने को संपन्न करते हुए, शिक्षा से संपन्न करते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो NEP 2020 के क्रियान्वयन और चुनौतियों से रिलेटेड थी, और मुझे लगता है आज हमारे दर्शक, जो युवा दर्शक खासतौर से इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद हिना जी। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम पसंद आया होगा। शिक्षा और समाज से जुड़े ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे पर मंथन के जरिए हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।